का वक्त उसमें निकल जाएगा। लेकिन एक जरूर बात कहूंगा कि हजारों लाखों लोग फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, अभिनय करते हैं, निर्देशन करते हैं, पहचान बनाते हैं, परिचय बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। लेकिन राजपाल यादव जैसे बहुत गिनती के गिने चुने कलाकार होते हैं जो अपनी भूमिकाओं के साथ, अपने परिचय और प्रसिद्धि के साथ समाज का भला भी करते चलते हैं, समाज पे उपकार भी करते चलते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे घरों में कोई अवसाद से पीड़ित है, कोई तनाव से पीड़ित है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम राजपाल जी की फिल्में देखते हैं और ठहाके लगा के हंसते हैं तो हमारे बहुत सारे तनाव, बहुत सारे दुख जाने अनजाने खुद दूर हो जाते हैं, जिसके लिए न कोई दवा है, न कोई जिसके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था बनी है कि उसको खा लें या उसको सुई लगा लें तो वो तनाव इस प्रकार दूर हो जाएगा। मैं खुद व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ राजपाल जी की, जब भी मैं उदास होता हूँ तो टीवी पे हंगामा लगा लेता हूँ और सोचता हूँ कि नहीं ये तो 20 बार देखा, आप तो इस बार हंसी नहीं आएगी। लेकिन जब आपको छाता बगल में दबाए, चप्पल में कीचड़ पोंछते हुए तार पे देखता हूँ तो, और कुछ लोग जब आपको करंट समझ के आपको मारने के लिए आते हैं या फिर आपको गेस्ट हाउस से भागते हुए ये कहते हुए सुनता हूँ कि मैं क्या कोई मंदिर का घंटा हूँ जो आता बजा कर चला जाता है, तो लाख कोशिशों के बावजूद अपनी हंसी रोक नहीं पाता। तो राजपाल जी, एक सीधा सा सवाल मेरा ये है कि आपका जो इतना स्वाभाविक, इतना सशक्त जो ये अभिनय है, क्या इसकी पृष्ठभूमि, इसका निर्माण उस थिएटर में है जो आपने 3 साल भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में और फिर 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में गुजार कर बिताया है, जो अनुभव संचित किया, जो थिएटर की एक तालीम ली है, क्या यह अभिनय की जो पृष्ठभूमि है वो वहां से तैयार हुई? सभागार में बैठे हुए हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो हमसे उम्र में बड़ी हैं और बहुत सारे हमारे अग्रज ऐसे हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ इस गोरख धाम की भूमि से, और जो हम उम्र हैं उनसे 100% सीखता रहता हूँ और कभी कभी सिखाता भी रहता हूँ। और जो उम्र में छोटे हैं और जिनको इस भारत का कर्णधार बनना है, जिनको इस भारत के अंदर जो अपने सेल्फ निर्माण के सपने देखते हैं, मैं सबके अंदर बैठे हुए एक निराकार हुनर को प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। राजपाल के थिएटर को या राजपाल की टाइमिंग को समझने के लिए राजपाल की शायद मुझे पता नहीं है कि मैं कितना अपने आप को जनता जनार्दन के सामने रख पाया हूँ, लेकिन राजपाल को समझने के लिए 40 साल 50 साल हर आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है। राजपाल की जिंदगी में 11 वर्ष की उम्र से जब कक्षा 5 पास होता है लड़का और कक्षा 6 में जाता है और पहली बार ए फॉर एप्पल आता है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, कक्षा 6 से पढ़ाई की होगी ना अंग्रेजी की सबने। अब नए बच्चों को छोड़ दो, उन्होंने पेपा बिग से पढ़ाई शुरू की है, लेकिन पहले तख्ती से और उसके बाद में कक्षा 6 से। तो कक्षा 6 में बिलीव करिए कि एक बार पढ़ने की इच्छा हुई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर कुछ ना कुछ खोजता रहता था। तो कक्षा 6 में जब पहुंचा और पिताजी ने कहा कि बेटा किताबें 120 रुपए की हैं, और उसमें बड़े भाई कक्षा 8 में थे तो उनकी किताबें कुछ 140 रुपए की थी। तो मेरे मन में आया कि क्यों न किताबों के लिए इम्प्रोवाइज किया जाए। तो 15 जुलाई से स्कूल शुरू होते थे
उस जो माध्यमिक विद्यालय है अपने अब, और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हमें खूब मालूम है 10-11 साल के जो बच्चे थे उनको रोज 8 रुपए धान गड़ाने के मिलते थे और बड़ों को भी 15 रुपए मिलते थे। तो 15 दिन धान गड़ाने पे मुझे 120 रुपए मिले थे। तो 120 रुपए जब मेरा पेमेंट मेरे पिताजी लेके आए, हमारे गांव के ही हमारे वो ठेकेदार और जो भी होते हैं जिनके साथ बच्चे बूढ़े सब काम करते हैं धान की रोपाई करने के लिए, आप सब लोग जानते हैं। तो पिताजी ने माता जी से बोला कि ये तुम्हारा जो मैं प्यार से मेरी माँ जो है अम्मा, मैं उनको अम्मा कहता हूँ, वो मुझे लल्ला कहती थी, मेरा पूत मेरा लल्ला, कि 120 रुपए इसने कमा लिए। अब किताबें इसकी आगे साल भर की, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए फीस तो बाप निपटा ही देगा। तो हम उसी ऊर्जा से पढ़े हुए, हालांकि बाद में पता लगा कि ये बाल मजदूरी थी, लेकिन बाल मजदूरी का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन सेल्फ निर्माण में अपने अंदर जो आत्मविश्वास और परिश्रम करने का जो नशा पैदा हुआ, तो बिलीव करिए हाफ सेंचुरी में लगभग खेतों से लेके, गलियों से लेके, मंचों से लेके, रामलीला से लेके, अभिनय से लेके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेके, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के इंस्टीट्यूट से लेके, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो है ट्रेनिंग से लेके, फिर श्रीलंका से लेके, फिर सातों समंदर से लेके, जितना वजन है, जितना पढ़ नहीं लिया उसके बाद आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि जीवन के इस रंगमंच पे पढ़ना मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। हम कोई इसके व्यवस्थापक नहीं, हम तो इसके केवल पात्र हैं। पात्र 2 रूप में होते हैं, या तो कुपात्र के रूप में होते हैं या सुपात्र के रूप में है। आपको ही अपन एक माँ के कंडे हैं, एक गाय कंडा देती है, एक कंड दो कंड उपले बनते हैं, एक उपला वही चूल्हे में, दोनों उपले चूल्हे में जलाए जाते हैं, लेकिन एक उपला वहां से निकल के वो यज्ञशाला के उसमें हवन में चला जाता है, वहां जलाया जाता है। दोनों कंडे हैं, एक चूल्हे में, एक यज्ञशाला में। यज्ञशाला में आप ही हम जाते हैं, पहले तो उस राख को माथे पे लगाते हैं, जीभ पे लगाते हैं, और उसको अपने घर के मंदिर पूजा घर में भी रखते हैं कि सब कुछ शुभ रहे। और उसी का भाई जो दूसरा कंडा है वो चूल्हे में जलाएगा। सुबह सुबह किसी बच्चे ने कुछ गंदा जो है पोटी कर दी, तो वो वही राख उठा के उसकी पोटी पे डाल दी गई और उसको बोले झाड़ू से इसको फेंक दे। तो जीवन के रंगमंच में दोनों उपले हम आप सब एक ही कंडे के, एक ही अंश के हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही सर्वांश के हैं। इसमें यज्ञशाला की कंडा बनना है तो माथे पर तिलक की तरह लगाए जाओगे, और अगर आपको चूल्हे का राख बनना है, राख तो दोनों को बनना है, राख तो दोनों को बनना पड़ेगा। लेकिन राख बनने में ये आपके कर्मों सुकर्मों पे निर्धारित करता है कि आपको यज्ञशाला का कंडा बनना है और या आपको चूल्हे का कंडा बनना है। और चूल्हे और यज्ञशाला के कंडा बनने के लिए आपकी सरलता, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका पेशा, आपकी पेशगी, आपका आटा और आपका आर्ट, आपका परिवार, आपका समाज, आपका संसार, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ होता है। कंडा बनिए, जलना तो है ही है, कौन सा कंडा बनना है वो आप डिसाइड करिए। राजपाल का निर्माण सिर्फ अभिनय से नहीं हुआ। राजपाल को अभिनय के माध्यम से देखोगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि जब जब किसी ने मुझे चुनौती दी कि तुम ये रोल अभी तुमने ये किया तो अब ये दूसरा रोल ऐसे ही करोगे, तो पिछले 500 चरित्रों में कोई चरित्र ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने मुझे रिपीट करवा दिया हो। और मैं बहुत आलोक भाई बहुत लालच के साथ कि आप सब लोग सब 100 साल जियो, मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं मान के बैठा हूँ कि मेरी हाइट जो है 105 फीट 2 इंच है। विश्वास करो मेरी हाइट 105 फीट 2 इंच है। मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरी हाइट तो 105 फीट 2 इंच है। ताली तो बजाओ आप। अब ये 5 फीट 2 इंच के राजपाल यादव अगर आपके सामने खड़े हैं और आपको ये 5 फीट 2 इंच के दिख रहे हैं, लेकिन बचपन में 5-7 साल की उम्र में बच्चा की जब मेमोरी अच्छी हो जाती है, उस समय एक हर बच्चे की माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, अपनी गोद में बिठाती है, और हर माँ बोलती है मेरा लल्ला तो 100 फीट का है। वो हाइट कैसे भूल गया?
वो हाइट जब हमें याद रही इतनी पढ़ाई के बाद में, अब जब हमारी जंगल रिलीज हुई, हमने 12-13 साल 15 साल थिएटर भी कर लिया साहब, और जब हम आटा और आठ का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए कलाकार का कहना होता है उसकी सुविधाएं, चाहे वो किसी सरकार के दरबार में जाए, चाहे किसी भी राजा के दरबार में जाए, कलाकार जब किसी के दरबार में पहुंच जाता है तो बाहर चाहे उसको गालियां पड़ रही हो, लेकिन जिस दरबार में पहुंचता है, चाहे वो दरबार या उसका विरोधी क्यों ना हो, लेकिन जिस दरबार में पहुंच जाए तो 5000 तालियां और 5000 थालियां सज जाती है। उसी समय हमारे जीवन में आए पंडित शेख देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दत्ता जी। एक जब बच्चा बड़ा होता है इतना सपना देखता है कि एक बार एक फिल्म रिलीज हो जाए, फिर क्या क्या मैं सपने पूरे करूंगा, क्या क्या 10 साल से कि किसको घुमाऊंगा, किसके साथ बैठूंगा, कहाँ पे क्या करूंगा। और पता लगा जैसे जंगल रिलीज हुई, एक तरफ हमें अवार्ड मिल रहा है, एक तरफ ऋतिक रोशन को अवार्ड मिल रहा है। ऋतिक रोशन को कहो ना प्यार है के लिए, राजपाल को जंगल के लिए। और पता लगा उसी समय पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दत्ता जी हमारी लाइफ में ऐसे आए जिनसे मिले बाद दीक्षित पहले हो गए सारे सपने। उसके बाद 3-3 2-2 शिफ्टों में काम करना रहा, और पूरे देश के, चाहे प्रयागराज हो, चाहे आपका बनारस धाम हो, चाहे कहीं भी देश के किसी वैसे जिले में, कम से कम 700 जिले हैं, तो 250 जिलों में संस्कार टीवी गवाह है पिछले 20 साल से, जिसमें मेरे जीवन में टीचर तो कक्षा 1 से और मंच तक, अभिमंच तक, रंगमंच तक, टेलीविजन से लेके 70 mm तक 200 टीचर मिले, लेकिन जीवन दर्शन के टीचर जो दत्ता जी मिले, तो एक तरफ मैं 2 शिफ्टों में काम कर रहा था और अपने परिवार की बैग उठा के मैं नंगे पैर दत्ता जी के साथ पूरे 20 साल दत्ता जी जहां शिवलिंग निर्माण करने जा रहे हैं, और उसमें एक ही श्लोक याद रहता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सुकर्म की जय हो, कुकर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण के लिए आलोक भैया, बहुत अच्छी लगती तालियां, बहुत कार्यक्रम कम है, कभी घंटे 2 घंटे का ये चर्चा का विषय है। मेरे पास 2 पटरियां थी, एक तरफ थी मेरे पास में अध्यात्म की पटरी, एक तरफ मेरे पास थी अभिनेता की पटरी, और मिशन चलता था नेता की पटरी का। और उसी समय क्योंकि 90 में मेरा अभिनय शुरू हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा से, और 90 में ही मेरा जो है राजनीतिक करियर शुरू हुआ। माननीय जो सुरेश खन्ना जी हैं, आज आपके वित्त मंत्री जी हैं, ये हमारे शाहजहांपुर से इलेक्शन लड़ते थे, और वहाँ पे जो है हमें पहली बार पोलिंग एजेंट का मौका मिला था। 90 में वो विधायक बन के जो है उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, और मैं अभिनेता बन के पूरे देश और दुनिया की सेवा कर रहा हूँ। और उसके साथ में जीवन दर्शन, और ये मुझे ये पता लगा, मेरे मन में ये चल रहा था कि 2 नाटक करके या 2 अब टेलीविजन के शो करके या 2 फिल्में करके मेरी जिंदगी की सफर खत्म हो जाएगी, मैं जो चाहता हूँ सब पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में मैं हमेशा के लिए आलोक भाई, जब मेरा नाम हुआ, फिर मेरा काम देखा सबने, उसके बाद में मेरा जिंदगी भर के लिए पढ़ो कढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो कढ़ो आगे बढ़ो, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। ना मेरा कोई करियर था, ना मेरा कोई करियर है, ना मेरा कोई करियर मानता है। बस बोलते ना कि मुझे अच्छा लगता है अभिनय आप मुझे पेशा कहते, मुझे लगता है ये मेरा 9 रसों का एक हिस्सा है। जब मुझे कॉमेडी के बैनर में बांध के आप पेश करते हो, मुझे लगता है हाथी को भूल गए आप, उसकी एक टांग के पीछे पड़े हो। राजपाल से मिले कहाँ हो आप? एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बोले यार तुम बोलते बहुत अच्छा हो। हमने कहा बोलता तो मैं बचपन से बहुत अच्छा हूँ, सुना आज आपने। 90 में भैया जी, क्योंकि गोरखपुर की भूमि है, इसमें बहुत ये 12 ब्रांचेज ऐसी हैं जिन्होंने धर्म की पताका पूरे विश्व में लहराई है।
एक यहाँ पे मीडिया के भी लोग होंगे, बिल्कुल 100% वीडियो बन रहे हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आऊँ, एक 4-5 व्यवहार है सर। एक है नेतागिरी, एक है अभिनेतागिरी, एक है खेलगिरी, एक है व्यापारगिरी, एक है व्यवहारगिरी। तो वो ऊपर वाले तो सब जानते हैं। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, नेतागिरी में राजनेता पैदा होता है, अभिनेतागिरी में अभिनेता पैदा होता है। अभिनेता जो है अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाता है, और नेता राजनेता जो होता है वो अपनी भी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाता है। लेकिन फर्क इतना हो जाता है कि इसको अभिव्यक्ति दिखानी पड़ती है। दोनों ही सेवा कर रहे हैं, एक मनोरंजन की सेवा कर रहा है, एक जो है राज सेवा कर रहा है। और नेता और अभिनेता, नेता और जनता के बीच में, नेता अभिनेता के बीच में, अभिनेता जनता के बीच में, ये तीनों कोने ऐसे हैं। मैं अपने मन से बोलता हूँ ना, मेरे पास कभी किसी कोई भी मीडिया वाला कभी कोई राजनीतिक, क्योंकि मैं 2020 से बिल्कुल विश्व लेवल पे अपने अभिनय को की धार को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने की कोशिश में हूँ। राजपाल जी को सुनते हुए लगता है कि बस इनको सुनते जाइए, सुनते जाइए। नहीं, ये आप 1 मिनट बंद भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने 10-12 प्रश्नों के उत्तर एक साथ दिए हैं। तो आप ये मानिए कि मैं नेता, इस देश के हर नेता को बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरा अभिनय उसके किचन में भी जाता है। और मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि हर जनता मेरा अभिनय देखती है। तो मैं अभिनेता कैसा होता है, जिसको नेताओं से भी बहुत प्यार होता है, जिसको जनता से भी बहुत प्यार है। और जनता और नेता तय करते हैं कि देश और प्रदेश कैसे चलेगा। तो जहां जैसे प्रदेश चल रहा है, जनता और दरबार में, सरकार में, एक अभिनेता भी, चाहे नेता का दरबार हो, उसको भी ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए तैयार है, जनता का भी ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए तैयार है। तो पॉलिटिकल जब भी वीपी उतरूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, हमें आपका रिस्पेक्ट ज्यादा लगेगा। नहीं, हम लोग राजपाल जी, केवल आपने कई पटरियों की बात की, हम लोग यहाँ पे रंगमंच और सिनेमा, इन दोनों पटरियों को साथ लेके चल रहे हैं, और उसके आप बहुत बड़े प्रतीक भी हैं। इस साल मुझे भारत रंग महोत्सव में रंगदूत होने का सौभाग्य मिला, और गोरखपुर में अभियान ने मुझे जो है ये अपना जो फेस्टिवल है, पूरे फेस्टिवल क्या नाम है अपने, गोरखपुर रंग महोत्सव, गोरखपुर रंग महोत्सव में आप एक रंग महोत्सवी के रूप में, एक सदस्य के रूप में आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है इतने बढ़िया खूबसूरत हॉल में। इससे बड़ी बात क्या है। राजपाल जी, आपने जैसे बताया इतना लंबा संघर्ष आपका था, आपने संघर्ष तो आप निकाल दो, ये संघर्ष ने बहुत देश को कंफ्यूज करके रखा है। ये संघर्ष क्या है? जो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, माँ को कम संघर्ष होता है कि मतलब डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि बच्चा बचेगा कि नहीं, और एक जच्चा अपने को नया जन्म देके बच्चे को जन्म दे देती, क्या संघर्ष की बात करते हो आप? हम संघर्ष को भूल जाते हैं। संघर्ष, मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं प्रश्न इतने 20 साल से जो हमने ढो के रखे हैं रंगमंच को लेके, क्योंकि हमें लगता है हम अपग्रेड होने नहीं चाहते। हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से बड़े हुए, पढ़ के कढ़ के बड़े हुए। हम एक संघर्ष, पिछले जब से मेरा जन्म हुआ तब से संघर्ष ने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। नहीं, आपने अभी बताया कि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया। वो नहीं, वो संघर्ष क्यों था, वो हमारा शौक था। हमने फॉर्म भरा और बढ़िया हमारा वो हो गया, और 2 लाख बच्चे बैठे थे यूनिवर्सिटी में, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैं भी इस रण में कूदूंगा, और उस अखाड़े में खूब उठा पटक हुई, मुझे एडमिशन मिला। ये संघर्ष कैसा हो गया? ये तो आपका मिशन है। आपने पुलिस की नौकरी में कई बार कोशिश की, मैंने नौकरी की कोशिश की, वो संघर्ष नहीं था, वो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा थी। और एक आदमी को हर समय जिज्ञासु होना चाहिए कि जब तक उसके मन का कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपने रचा है, क्योंकि आपको ईश्वर ने रचा है, कोई तो है विज्ञान ने आंखें नहीं बनाई, लेकिन कोई तो है जिसने आंखें बनाई हैं। तो जिसने आपको छोड़ा है, जिसको जन्म हमने नहीं दिया है, हर बच्चे बूढ़े नौजवान को ये अधिकार है कि वो इतनी मेहनत करे, इतने अच्छे मिशन बनाए कि अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करे। ये संघर्ष नहीं होता, ये संघर्ष नहीं होता। ये विजय के लिए एक आपको
कुश्ती के अखाड़े में जाओ, कौन पहलवान ऐसा है जब तक उसके तेल लगा के 10-20 पटकी जब उसके नहीं लगती हैं कोई तब दूसरे अखाड़े में जाके दूसरे पहलवान से तभी आप 5 मिनट कुश्ती लड़ पाते हो, नहीं तो नहीं लड़ पाते हो। राजपाल जी, बाबा कारण साहब से एक वर्कशॉप में उनके बच्चे ने पूछा कि बाबा ये बताइए, मैं 20 साल से नाटक कर रहा हूँ और मुझे कोई नहीं जानता है, और कल को कोई 4-6 फिल्में कर लेता है, टीवी सीरियल कर लेता है, प्रसिद्ध हो जाता है, पैसा मिल जाता है उसको, तो कारण साहब ने उसको खड़िया दिया, कहा तुम लिखो प्रसिद्धि, और उसने प्रसिद्धि लिखा, उन्होंने प मिटा दिया उसमें से, कहा सिद्धि बच गई। कहा रंगमंच में सिद्धि है, फिल्मों में प्रसिद्धि है। तो आपका जो दोनों का सफर है, दोनों के काम को, दोनों के अभिनय की कला को आप किस तरह से देखते, किसमें आनंद आती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक बात सोचो कि रंगमंच में जहां पे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ने अपने देश के 36 स्टेट की कला संस्कृति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति आज नहीं हजारों साल से बनाया हुआ है, और चाहे कितने भी मिसाइल बन जाए, भारत की संस्कृति को कोई छू नहीं सकता। ठीक है, 1913 में 1896 में हॉलीवुड आया और 1913 में अपना बॉलीवुड आया। 100 साल का सिनेमा जिसने रंगमंच से पात्र उठाए, पारसी थिएटर से म्यूजिक इससे लिया, उससे लिया, मैनेजमेंट लिया, आपसे वो लिया, और जो रात भर किस्सा होता था कि कहानी भी चाहिए, तमाशा भी चाहिए, हंसी भी आए, नाच गाना भी चाहिए, रोना धोना भी चाहिए, और सब बच्चे रात भर तमाशा देखेंगे उसको। 2 घंटे में सिनेमा ने तकनीक के माध्यम से, कलयुग मतलब कला का युग, कलयुग मतलब कला का युग, और कलयुग मीन्स मशीनों का युग। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अगर बाप को बेटे से ये कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए कि बेटा इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया और हम सिद्ध ही क्यों रह गए, तो माफ करना, प्रसिद्धि होती है वो पेड़ का शेष भाग होता है, और सिद्धि जड़ के अंदर बसी होती है, और जिसके अंदर सिद्धि होती है उसके अंदर 50,000 प्रसिद्धियां घूम रही होती हैं, लेकिन सिद्धि को कभी कोई भूल नहीं सकता है। जब प्रसिद्धि पाया हुआ अभिनेता अपने अतीत में जाएगा तो अपनी एक माँ ने जन्म दिया, जन्मधाम, और एक माँ ने जीवन दिया, अभिनय, और अभिनय और जन्म के बीच में जायफल लगा के एक ही माँ है जिसने बड़ा किया, जिसने आत्मविश्वास दिया, परिश्रम दिया, प्यार दिया, वो है दाई माँ। थिएटर है वो, और थिएटर हजारों साल से रहा है। थिएटर के कैरेक्टर हजारों तरीके से आते रहेंगे, लेकिन कभी भी कोई कितना भी बड़ा सिनेमा हो, वो शेष में प्रसिद्ध तो पूरी दुनिया परचम फैसा सकता है, उसकी जड़ हमारा रंगमंच है, जीवन है, और तो कोई पहचान नहीं सकता है। इसलिए मैं गोरखपुर के माध्यम से हर बेटा बेटी से, हर भाई बहन से ये कि आप क्यों चक्कर पड़े हो कि वो रंगमंच छोड़ के उधर चले गए, ये रंगमंच पीछे क्यों रह गया, वो सिनेमा आगे क्यों बढ़ गया। जो आदमी 500 करोड़ रुपए एक सिनेमा के लिए लगाता है और आप 5 लाख रुपए में अपनी नानी याद आ जाती, आप टक्कर उसको दे रहे हो, क्यों? 4000 करोड़ की फिल्म अनाउंस हो चुकी है, अपन 4 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए, माफ करना, इतने बड़े बड़े चेहरे बैठे हुए हैं, अग्रज हैं हमारे, और इसमें 10 लोगों के पास में चंदा के लिए पहुंचा तो आधे लोग पूछ रहे हैं लड़कियां वड़कियां भी हैं, डांस होगा कि नहीं, हम लोग अच्छा बच्चा है कि नहीं। सिनेमा को चुनौती दे रहे हो, सिनेमा आपका बच्चा है, अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की फिल्म बनेगी, राज्यपाल उसका हिस्सा होंगे। अब बोलो कि राज्यपाल, हमारे यहाँ पे हमारा भाई है 92, 93, 94 में हमारे साथ पढ़ाई की, मेरा एक बोले कि गुरु भाई बोले या थिएटर का भाई बोले, मैं आपका आलोक भैया एक, और नारायण साहब 1 मिनट का आपका समय लेना चाहूंगा, आइए आप। और अजीत कहाँ है हमारा, वो नहीं, वो लाए हो आप, 2 मिनट। एक पिछले 40 साल में सब कुछ लगभग 500 चरित्र करने का मौका मिला, कोई पुराना नाटक करना नहीं चाहता था,
और अमेरिका कनाडा सातों समंदर में जितना यूपी में नहीं घूमा उससे ज़्यादा अमेरिका के जिलों में शो कर डाले। लेकिन एक इच्छा थी कि एक सोलो नाटक करूं। तो आपको मालूम है कि जीवन के संघर्ष में बहुत संघर्ष झेलते झेलते मार लड़ी, मतलब बुलक काट पर संघर्ष झेलते झेलते, रेलगाड़ी के डिब्बे पर संघर्ष झेलते झेलते हमने कहा एक नाटक हम भी कर लें। वो सोलो है, 2.5 घंटे का नाटक है। अगली बार कोशिश करूंगा कि आपके हो सकता है इसी महोत्सव में अगले साल। ये मंगवा लीजिएगा भैया। ये राज्यपाल जी देखिए, रंगमंच की ताकत है जो आप जैसा व्यस्त और लोकप्रिय कलाकार भी रंगमंच की ओर बार बार लौटना चाहता है। रंगमंच वो अखाड़ा है मेरे भाई बहनों, दुनिया का कोई सूरमा रंगमंच के अखाड़े में आपने 10 बार अगर अपने आप को तुड़वाया है तो चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी आ जाए, जो रंगमंच अगर नहीं किया है तो रंगमंच के जीरो को हरा नहीं सकता। रंगमंच शून्य पैदा करता है और ये कला मतलब मशीनों का युग, ये कृत्रिम एंटरटेनर पैदा करती है। वी आर नॉट रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर कि हम रियलिटी कर रहे हैं, इल्यूजन कर रहा है। इल्यूजन मशीन से दिखाया जा सकता है, सीजी से दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आप रंगमंच पे पले और गड़े हैं तो माफ करिए आप अपने आप को, क्योंकि आप शून्य का मीनिंग समझते हैं। तो 1 की चिंता मत करिए, 2 की चिंता मत करिए, 9 की चिंता मत करिए। जितने भी खड़े होंगे, जहां पे उसके आगे शून्य खड़ा होगा वो भी आदमी 10 गुना बड़ा होगा। ये तो बड़ा होगा ही होगा, ये तो आगे खड़ा होगा, पीछे वाला 10 गुना बड़ा होगा। 1 0। अब मैं इनके आगे आ गया, ये क्या हो गया 10, तो मैं इनसे 10 गुना बड़ा हूं। रंगमंच शून्य की महिमा दिखाता है, सिखाता है। एक चावल में एक दाना है और गोरखनाथ जी की बहुत ही, क्योंकि ये बड़ी कमाल की धरती है जिसमें मैं धर्म की शाखाओं से बहुत ज्यादा, तो ये कलास्त्र कथा जो है ये 2.5 घंटे का नाटक है जो अगली बार आप लोगों के सामने, इसका मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए होगा। पूरे गोरखपुर में ये फ्री में होगा। अगर नारायण जी कुछ भी बोले तो स्पॉन्सरशिप के लिए अगर मदद करिएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो हम खुद खर्चा कर लेंगे। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग खड़े हो करके इस बात का समर्थन करें। अगले महोत्सव में आपका राजधानी में भी लोग हैं, यहाँ भी, ये यहाँ के दर्शक हैं। ये पिछले 23 वर्षों में हमने अभियान के द्वारा ये दर्शकों को तैयार किया है। और जैसा कि आप कह रहे थे, इसमें एक लोग ऐसे हैं जो एक महोत्सव के लिए 50-50 लाख रुपया दे सकते हैं। अमित बनर्जी सर आ जाइए दादा। तो ये है ताकत हमारे गोरखपुर की, और हमें पूरा विश्वास है कि कई ऐसे लोग हैं जो अगली बार टाइटल स्पॉन्सरशिप करेंगे। कई ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, संदीप टेकरीवाल साहब हैं, राजू भैया देखिए, राजू जायसवाल जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अगली बार आप सभी से अनुरोध करेंगे। हमारी कोशिश बस यही है, एक बार आपसे कहें और आप यह कह दीजिए कि हम टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार हैं। पांडे जी हमारे, हम खुद ही तैयार हैं। ये सब बोनस है। ये दौलत वैद्य जो हमारे एनएसडी के पास आउट है, हमारे बैचमेट थे, मेरा उनका 20 साल से, उन्होंने एक दिन हमसे बोला, राजपाल यार तू तो फिल्में सिनेमा में चला गया, तू तो हम लोगों के साथ काम करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा पता नहीं। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरा पार्टी वाला दोस्त नहीं मुझसे बिछड़ा तो आप कैसे बिछड़ सकते हो। तो इसके दौलत वैद्य जो है वो डायरेक्टर हैं, और निलय उपाध्याय जी जिन्होंने हर हर महादेव लिखा था, बहुत सारे उन्होंने बहुत बड़े सीरियल लिखे हैं, 15-20 किताबें निलय उपाध्याय जी बक्सर के हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। उन्होंने ये नाटक लिखा है कलास्त्र, जहाँ पे बोलते हैं जब विश्व में इस तरीके गुथल पुथल जिंदगी संघर्षों भरी हो जाए, तो जहाँ सारे अस्त्र निरस्त्र लगने लगे,
तो वहां पे हवा में पैदा होता है, अग्नि में पैदा होता है, और हवा जल वायु अग्नि धरती आकाश से पैदा होता है जो निराकार के रूप में होता है। उस अस्त्र का नाम कलास्त्र होता है। दौलत जी जिन्हें शादियों में खूब चुपके से खाना खाते थे वही वाले दौलत है। अब हम सोच रहे कंटिन्यू करें या हम आगे, अब होगी बकवास हमारी। एक तो दर्शकों का बड़ी इच्छा है उनके सवाल पूछने की, जल्दी से कोई चीज बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। सिर्फ 3 लोगों के लिए है, 3 लोग सवाल पूछ सकते हैं। आप वहीं रहे अपनी जगह पर, बैठ जाइए, आप डिस्टर्ब मत करिए, बैठ जाइए। और आज अच्छा ये लगा कि लोग लगता है कि मैं कॉमेडी करते करते नाटक उटक करना सब भूल गया हूँ। ये जी आपको ये चीज बोलना हो कि कभी निष्क्रिय भाव से, कभी सक्रिय भाव से, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, लेकिन कभी अभिनय रंगमंच एक दूसरे के पूरक हैं, कभी भी अलग नहीं हो। जिसने रंगमंच किया वो दुनिया के हर पर्दा पे खेल ले, रंगमंच छोड़ नहीं सकता। और जिसने पर्दे पे खूब खेला हो और वो भी रंगमंच करने के लिए लालायित रहता है। रंगमंच जिंदाबाद था, रंगमंच जिंदाबाद है, रंगमंच जिंदाबाद रहेगा। और आप सबसे इस हाल में बैठे हुए अगर आप अपनी जिंदगी में 100 रुपए कमाने की कीमत पहचानते हो तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के पूरे हमारे माध्यम से जहां तक आपकी आवाज जा पाए, सिनेमा वाले क्योंकि ये माया का ये बहुत बड़ा, जिसमें 10,000 करोड़ भी डाल दो तो भी पर्दा खाली कभी कभी लगता है। लेकिन रंगमंच में अगर एक एक मुंडी बैठ जाए तो हॉल बोलते हैं दर्शक दीर्घा जो है वो तालियों से गड़गड़ा जाती है। प्लीज प्लीज अगले साल से रंगमंच के लिए अपने अपने घर से सब लोग थोड़ा सा दिल बड़ा करके रंगमंच को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सरशिप जरूर करें, सब करें। स्पॉन्सरशिप से रंगमंच बड़ा होगा। रंगमंच में हमारी इच्छा है, हमने एक एनजीओ बनाया है 1111 फाउंडेशन। ये सिर्फ हमारे रंगमंच के साथियों, मेरा सपना है कि जिसने ढोलक भी बजाई है, वो चाहे कलाकार हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे ढोलककार हो, जो भी चाहे हारमोनियम बजाता हो, सबको 60-65 जिसके हाथ पैर चलने बंद हो जाए उसको 1111 फाउंडेशन लाइफ टाइम पेंशन दे। वो चीज है 1111 फाउंडेशन। राजपाल जी नमस्ते, मैं आमोद हूँ, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम करता हूँ। और वास्तव में आपकी बात सुनने के बाद ये लगा कि हम लोग तो इस राजपाल को जानते ही नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने राजपाल का एक रस देखा है। मेरा परिवार भी नहीं जानता मुझे करो, 5% भी नहीं जानता मुझे। लेकिन आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है। हास्य के रूप में तो आपने अपनी प्रसिद्धि अर्जित की ही है, लेकिन हास्य के अलावा क्या कोई और ऐसा रस है जिसमें आप अपने आप को ढालना चाहेंगे? ऐसा कौन सा रस है जो पिछले जितनी उम्र है उसको जिया नहीं है? ऐसा कौन सा रस है? सोचो, एक 30-32 साल का लड़का जब उस समय चुप चुप के हंगामा के डायलॉग हर घर में गूंज रहे हो और वहां पे फिल्म स्वीकार कर ले, अंडर ट्रायल 3 बेटियों का रेपिस्ट बाप, 3 बेटियों का रेपिस्ट बाप, लखनऊ की कहानी। जैसे ये मोबाइल आए और मोबाइलों ने जैसे, तो उसमें हमारी सब, आप देखिए एक ही परिवार में जहाँ पे कौशल्या माँ होती है वहाँ पे मंथरा भी रहती है। तो एक मंथरा के चक्कर में पूरा घर कैसे बर्बाद हो जाता है, उसका मुखिया कैसे बर्बाद हो जाता है। तो वो अगर फिल्म कभी देखने का मौका मिले तो प्लीज प्लीज देखिएगा। मैंने उसमें कोई पैसा भी नहीं लिया था। 3 बेटियों के रेपिस्ट बाप का एक वो क्या जरी में काम करता है, उसका कैरेक्टर था, क्योंकि वो निर्दोष था। मैंने वो करके, और उसका एंड था कि जहां आदमी ना हो हमें उस जंगल में भेज दो। और भैया जी वो हमने फिल्म ऐसी की, भोपाल प्रेयर फॉर रेन हमने की, देयर आर मार्टिन सिंह, निशा वोटनकाल पे आई लीड एज कौन सा अपना जो मजदूर और तनिषा चटर्जी के साथ। फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेरी पत्नी और वो, मेरा नाम क्या काम चालू है। अर्ध कितनी फिल्में बताएंगे हमने कौन से रस में काम नहीं किया। जान गए, अब देखा जाएगा। धन्यवाद।
और कौन है, और कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? अर्पण कुमार जी है, राजभाषा अधिकारी हैं।